नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं राजेंद्र व्यास अर्थात राजेंद्र भैया जी आप सभी विद्यार्थियों का जो कि सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के हैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्या भारती जो राष्ट्रीय स्तर का नंबर 1 ऐसा संस्थान है जो हजारों विद्यालय अलग अलग नामों से आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर इत्यादि नामों से चलाता है। और विद्या भारती से संबंधित विद्यालय जो हैं वो ही मेरी टीचिंग का आधार है, क्योंकि इन्हीं विद्यालयों में मैंने 11 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था अपने 39 वर्षों के अनुभव में से। तो मैं ऋणी हूँ विद्या भारती का, और आज मैं जो भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसको करने की जो शक्ति मिल रही है वो उसी संस्थान के कारण मिल रही है, उसी अनुभव के कारण मिल रही है। हालांकि मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काफी काम किया है, लेकिन नींव जो मेरी बनी 1982 में वो विद्या भारती की आदर्श विद्या मंदिर से ही बनी। तो मैं जीवन भर इस संस्थान का ऋणी रहूंगा और मंगल कामना करता हूं आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी परीक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 8 पेज हम पहले कर चुके थे और उसमें हमने मूलभूत बातें बताई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और जो सूत्र थे उनको लिखा था, समझाया था। आज हम सूत्रों को सिद्ध करेंगे क्योंकि फॉर्मूला का प्रूफ आपके पाठ्यक्रम में है। मेरा जो वीडियो बनता है या जो भी मैं कार्य करता हूँ आप लोगों के लिए वो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से होता है, उसमें सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं होता। आप हमारी ये पुस्तक जब देखेंगे तो इसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, इसके साथ आप अगर पढ़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं सुरेश राठी जी के नेतृत्व में, जो कि एचओडी सिविल के हैं जीपीसी जोधपुर में, मैं आरपी व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित जिन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हैं। तो आप अगर इस बुक के माध्यम से पढ़ेंगे तो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उससे और वो मिलकर आपको परफेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट के अंदर, और आप बहुत अच्छे मार्क लेके आ सकेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। तो शुरू करते हैं। हम ये जितने भी सूत्र हैं कल जो लिखवाए थे मैंने वो सब यहाँ लिखे हुए हैं एक बार, और मैंने यहाँ कुछ स्टार लगाया जैसे सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। तो सब मैंने इनको समझाया इसका मीनिंग क्या है। क्या होता है कि जैसे हमने कहा था कि आयताकार खंड के लिए बी डी की बड़ा 12 होता है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो बेस के समानांतर है, यानी बेस है ना उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। या यूं कहें कि जो आयताकार खंड की जो चौड़ाई है, विड्थ, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उस केस पे ये दोनों फॉर्मूले हम लिखेंगे, लिखे थे और आगे ड्राइव करेंगे। और ये आई एक्स और आई वाई की वैल्यूज है, ये मानते हुए कि बेस एक्स एक्सिस के समांतर है। स्क्वायर में तो सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो आई एक्स आई वाई दोनों बराबर ही होंगे, और कोई एक भुजा जो है वो बेस के, वो जो एक्स एक्सिस के समांतर मान के ये हम कर रहे हैं, ए की पावर 4/12। दरअसल इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये प्रूव करेंगे ना तो ये अपना प्रूव हो जाएगा कि हम बी और डी को ए लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आता है परीक्षा में कि वर्गाकार खंड के लिए जड़त्वागुण का सूत्र सत्यापित कीजिए, तो आपको ये सूत्र लिखना होगा और उसके बाद आपको आयताकार सेक्शन के लिए करना होगा, और उसमें फिर बाद में बी और डी को बराबर ए करके कर ये आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और या आप सीधे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जिस विधि से हम रेक्टेंगुलर करेंगे ना उसी विधि से आप अगर इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, कोई समस्या नहीं आएगी। सर्कुलर का जो हमने बताया था ये आई एक्स आई वाई दोनों ही होते हैं, आज इसको प्रूव करेंगे हम। सेमी सर्कुलर के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, 0.11R4 और पाई आर 4/8। ये मानते हुए था कि जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, अनसिमेट्रिकल जिसके अबाउट सिमेट्री नहीं है, उसके अबाउट तो होगा 0.11R4, और उसको हमने एक्स एक्सिस माना था। हमने एक्स एक्सिस के अबाउट माना था अनसिमेट्रिकल, तभी आया था। और जो दूसरी एक्सिस थी वाई एक्सिस,
उसमें पाई आर 4/8 जिसकी अबाउट सिमेट्री थी, और अगर वो सिमेट्री चेंज हो जाए तो बदल जाएंगे, जो आई एक्स था वाई वाई बन जाएगा, जो आई वाई था वाई एक्स बन जाएगा। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। ये जो अबाउट अनसिमेट्रिकल एक्सिस है वो तो 0.11R4 है, और अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस है वो पाई आर 4/8 है। और ये दोनों में से जो पहला है 0.11R4, इसको हम प्रूव करेंगे एक विधि लगाकर, और इसके बेस पे ये अपना भी हो जाएगा। अच्छा, इसको करने की कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, इसके बेस पे नहीं होगा ये। पाई आर 4/8 जो है ये तो π/64 d4 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और ये जो है हमारा क्वार्टर सर्कल जो है तो 0.055 R³ 4, ये तो दोनों एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होता ही है। मैंने आपको ये जो बताया था तभी समझा दिया था। त्रिभुजाकार जो खंड होता है उसके लिए होता है BH³ 36 IX का जो मान होता है वो होता है BH³36। लेकिन ये मान के कि जो उसका बेस है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक्स एक्सिस के समानांतर बेस है, ये मानते हुए IX का मान ये होता है, और IY का कोई मान इसका डिफाइन नहीं होता है। अब हम इन सब बातों को सिद्ध करने जाएंगे। हम इन फॉर्मूलों को सिद्ध करें, इन सूत्रों को सिद्ध करें, उसके पहले समाकलन का एक सामान्य ज्ञान आपको होना आवश्यक है, समाकलन का यानी कि इंटीग्रल का। तो एक छोटी सी बात हम लिख देते हैं ताकि वो बाद में समस्याएं पैदा नहीं करे आपके लिए। इंटीग्रल के लिए देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ x⁻n विद रेस्पेक्ट टू x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष जो होता है वो x⁻n+1/n+1 होता है। x⁻n+1 प्लस c भी लगाते हैं, समाकलन का स्थिरांक जो होता है वो भी लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लिमिट दे दी जाए आपको, जैसे x⁻n का समाकलन करना है आपको, और लिमिट आपको दे दे, मान ले कि ये, मान लीजिए हमने कह दिया लोअर लिमिट है इसकी x1 और अपर लिमिट है इसकी मान लीजिए x2, उस केस में x⁻n+1/n+1 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये लगा देंगे बस। पहले x को रखेंगे x2 और इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर x को रखेंगे x1, इसका मान ज्ञात करके इसको घटा देंगे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो फिर हम ये सारे फॉर्मूले सिद्ध कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम आज इसी बात पे आपकी इसी बात से हम शुरू करेंगे फॉर्मूलों को, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि x⁻n+1/n+1 जो हमने किया है, इसके अंदर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये तो खैर सूत्र गणित का है, अभी इसका ज्यादा प्रयोग या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा n आपका -1 कभी आएगा नहीं। ये जो जितने फॉर्मूले प्रूव करेंगे ना, उसमें कभी n की वैल्यू -1 नहीं आएगी। लेकिन अगर -1 होता तो ये फॉर्मूला काम का नहीं है, कारण -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 को भाग लगने से अनंत होता है, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित नहीं होता है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। पेज नंबर 10 होगा ये। देखिए, आप पहले एक आयत बना लें इस तरह से। ये आयत की सीधी केंद्रक, और ये एक्स एक्सिस, ये बी, और ये गहराई डी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सीधी जो कि बिल्कुल मध्य में होते हैं ना, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर दूरी होंगी, d/2 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 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम इस आयताकार परिच्छेद का, इस आयताकार सेक्शन का हम निकालना चाहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ध्यान रहे, जिस एक्सिस के अबाउट
जड़त्व गुण ज्ञात किया जाता है, हमेशा दूरी वैसे नापी जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के समांतर एक एलिमेंट स्ट्रिप लेंगे। वी विल टेक एन एलिमेंट स्ट्रिप, इसको कहते हैं हिंदी में लघु पट्टिका। जैसे एक बहुत बड़ा मकान होता है ना, बिल्डिंग, वो छोटे छोटे ईंटों से पत्थरों से मिलकर बनती है, वैसे ही ऐसी छोटी छोटी पट्टिकाएं मिलकर ये आयत का निर्माण करेगी। तो हम इस छोटी पट्टिका के लिए जड़त्व गुण ज्ञात करेंगे, और जब उसका समाकलन करेंगे, उसको इंटीग्रल करेंगे सीमाओं के अंदर जो भी निश्चित की गई है इसमें, तो फिर हमें पूरे आयताकार खंड का जड़त्व गुण ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो पट्टी है, इसकी दूरी हमने मान ली एक्स एक्सिस। ये ध्यान देने की बात है कि जिस एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है, दूरी हमेशा वहीं से नापी जाएगी, एक्स। और एक्स नहीं, वाई कहेंगे, कारण क्या कि एक्स एक्स से दूरी नापते हैं ना, उसको वाई कहा जाता है, उसको कभी भी एक्स नहीं कहा जाता है। एक्स एक्स से दूरी वाई होती है, और वाई एक्स से दूरी होती है वो एक्स मानी जाती है। तो ये दूरी हमने एक्स वाई मान लेंगे, और इसकी जो मोटाई है स्ट्रिप की, वो डी वाई मान लेंगे। दूरी क्या मान लिया हमने, वाई। मोटाई कितनी हो गई, डी वाई। और ये जो स्ट्रिप है, एलिमेंट स्ट्रिप, इसका जो एरिया है वो डी ए हो गया। आप जानते हैं ना, क्षेत्रफल का द्वितीय गुण होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ये डी ए है, ये कितना हो जाएगा, ये जो आयताकार आपका क्रॉस सेक्शन है, तो ये पट्टी का भी आयताकार ही है, ये स्ट्रिप भी रेक्टेंगुलर है। तो डी जो हो जाएगा, वो इसकी चौड़ाई तो बी है, और गहराई इसकी डी वाई है, तो बी इंटू डी वाई हो जाएगा। इस पट्टिका का क्षेत्र हो जाएगा बी गुणा डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका समाकलन कर देंगे। तो देखिएगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप यानी लघु पट्टिका का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, इस एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया कितना है, डी ए। दूरी कितनी है, एक्स एक्स से वाई, ये क्षेत्रफल का प्रथम गुण हो गया। और इसका एक बार और मोमेंट लेंगे, द्वितीय गुण, ये बनेगा जड़त्व गुण, और ये बनेगा डी ए इंटू वाई स्क्वायर। और डी ए क्या था हमारा, ये देखिएगा, डी ए था बी इंटू डी वाई, डी ए था बी इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे बी वाई स्क्वायर डी वाई। ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का हो गया जड़त्व गुण एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब देखिएगा, हम लिखेंगे पूरे आयताकार खंड का, पूरे आयताकार खंड का यानी कि होल रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक्स अक्ष के सापेक्ष या एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा, जिसे हम आई एक्स कहेंगे, वो होगा ये जो आपने निकाला अभी एलिमेंट स्ट्रिप का, बी वाई स्क्वायर डी वाई, इसका समाकलन करेंगे, लेकिन ये एक निश्चित सीमा में किया गया है। देखिएगा, ये जो पट्टिका है, एलिमेंट स्ट्रिप है, ये मूव करती है। ये y की वैल्यू बदलने से इस पट्टिका की जो दूरी बदलती रहेगी एक्स एक्सिस से। ये अगर पट्टिका नजदीक आ जाएगी तो दूरी कम हो जाएगी, नीचे चली जाएगी दूरी माइनस आ जाएगी। तो आप जानते हैं ना, एक्स अक्ष के नीचे होता है ऋणात्मक, ऊपर होता है धनात्मक, यानी कि नीचे होता है नेगेटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव। ये डिस्टेंस चूंकि सीधी यहाँ पे सेंटर में होती है, दूरी हम लोग बता दी आपको डी बाई टू है। तो जब ये जो y की वैल्यू है,
जब ये पट्टिका ठेठ नीचे आ जाएगी यहाँ तक, तो एक दूरी नीचे की तरफ नापी जाएगी, यानी कि -d/2। और यही पट्टिका जब ठेठ ऊपर चली जाएगी तो दूरी हो जाएगी +d/2, यानी कि पट्टिका जो है एलिमेंट स्ट्रिप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी तो ये पूरे आयत का निर्माण कर देगी। दिस एलिमेंट स्ट्रिप विल मेक द होल रेक्टेंगल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी डिस्टेंस क्या रहेगी इसकी, -d/2 से +d/2। इसी के सापेक्ष, इसी के हिसाब से हम इसी सीमा में हम समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं बस। अब क्या है कि इंटीग्रल का एक सामान्य सा नियम और भी है कि कांस्टेंट इनटू किसी फंक्शन का जब करते हैं समाकलन, सीमाएं कुछ भी हो, मान लीजिए हमने क्या दिया x1 x2 यहाँ पे, तो उस केस में ये जो कांस्टेंट है ना, अक्सर वो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट इनटू उसका एफ का समाकलन उसी सीमा के अंदर, उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है समाकलन के अंदर। यहाँ वही बात हो रही है, बी तो कांस्टेंट है। देखिए ये जो आयत है इसकी चौड़ाई तो फिक्स है ना बिल्कुल, हालांकि फिक्स तो डी भी है, पर इसमें डी भी आ नहीं रहा है, तो बी ही आ रहा है। तो बी को हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज आई एक्स बराबर, बी को बाहर निकाल देंगे और y² dy, और लिमिट क्या लगा देंगे, वही -d/2 से +d/2, बिल्कुल सिंपल है। और आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x⁻n का समाकलन x के सापेक्ष, x⁻n + 1/n+1, यहाँ y⁻2 का समाकलन है y के सापेक्ष। जैसे x⁻n+1 था ना, वैसे y⁻2 +1 हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है। अब ये देखिए y⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1, और सीमा लगा देंगे हम -d/2 से +d/2। अब आप देखिएगा b तो कांस्टेंट था ही, यहाँ 2 और 1 3, 3 भी कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। और y की पावर 2 + 1 का मतलब y की पावर 3 हो गया, और -d/2 से +d/2। अब आप देखें, पहले ये जो वेरिएबल y है इसका मान रखा जाएगा अपर लिमिट के हिसाब से d/2, तो ये d/2 का क्यूब हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा y की जगह पे -d/2, तो -d/2 का होल क्यूब हो जाएगा। और इन दोनों मानों के बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, क्योंकि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जब घटाएंगे तो आपको जो चाहिएगा वो मान मिलेगा। तो ये b/3 d³ 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है। अच्छा, माइनस की पावर जब करेंगे 3 तो माइनस ही आएगा ना, -d³ 8। कई स्टूडेंट एक गलती करते हैं, हालांकि वो गलती अगर यहाँ करेगा तो वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो कंपेंसेट कर जाएगा, वो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं, जबकि पहले इसका क्यूब करना होता है। तो क्योंकि इसका क्यूब माइनस में आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए पावर 4 होता कभी, और यहाँ आप अगर माइनस इंटू माइनस प्लस कर दे तो पूरा गलत हो जाता, क्योंकि जब माइनस की पावर 4 करेंगे तो प्लस में आएगा, और इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो बात को ध्यान रखें, मैं जब भी कोई चीज करूंगा, जब भी चीज समझाऊंगा, तो ऐसी बातें जरूर समझाया करूंगा जहां गलती बच्चा करता है या कर सकता है। तो सीधे ब्रैकेट ना खोलें, पहले क्यूब करेंगे फिर ब्रैकेट खोलेंगे। तो हमने जब माइनस का क्यूब किया तो माइनस आया, d³ 2 का क्यूब 8। अब इसको हम हल करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 11। तो आई ऐसा आ जाएगा b/3 d³/8, अब वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, d³/8। और आप जानते ही हैं कि d³/8 में जब जोड़ेंगे d³/8 तो d³/4 आ जाएगा। और ये जब करेंगे तो आप पाएंगे b d³ 4 × 12।
यानी हमने सत्यापित कर दिया कि एक आयताकार खंड का जिसकी जो चौड़ाई है वो एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण जो होता है वो बी डी क्यू बटा 12 होता है। इति सिद्धम। अच्छा, आप इसी तरह से वाई एक्स के सापेक्ष भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वाई एक्स के सापेक्ष करना है, तो इस बार ये वाई एक्सिस ये होगी और पट्टी का ऐसे मानी जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ये आपका डीए होगा, ये बी और ये डी पहले की तरह, लेकिन इस बार दूरी नापी जाएगी वाई एक्सिस से। ये दूरी, ये दूरी, ये वाली, और वाई एक्सिस दूरी को हम एक्स कहेंगे। और ये जो लघु पट्टिका की जो स्ट्रिप है नहीं वाली, इसकी थिकनेस को हम कहेंगे डी एक्स। लघु पट्टिका की वाई एक्सिस दूरी एक्स और लघु पट्टिका की जो मोटाई है वो डी एक्स। अब जो लिमिट्स होगी ना, जो पहले थी माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू, इस बार लिमिट बदल जाएगी। इस बार ये लघु पट्टिका जो आप देख रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक गति करेगी, यानी जब स्टिप यहां से यहां तक मूव करेगी तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। इधर से दूरी आती है, आप जानते हैं कि वाई एक्सिस के इस तरफ एक्स माइनस होता है और उधर एक्स प्लस होता है, तो ये माइनस बी बाई टू हो जाएगा। ये दूरी तो बी बाई टू है, दूरी तो बी बाई टू है, लेकिन जब अपन समाकलन करेंगे ना तो माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू लिखा करेंगे। अब आप देखिए ये जो लघु पट्टिका का एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। इस बार इसकी डेप्थ तो है डी, पूरी डेप्थ तो है इसकी डी और थिकनेस इसकी डी एक्स है, तो एरिया हो गया डी इंटू डी एक्स। अब अगर हम कहें कि आई वाई कितना होगा, आई वाई, तो ये जो डी है ना, एरिया एलिमेंट्री, इसका लेंगे द्वितीय घूर्ण, सेकंड मोमेंट किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। दूरी कितनी इसकी, एरिया की एक्स, तो डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ये एलिमेंट्री जो एरिया था उसका हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इसको करेंगे समाकलन। इस बार लिमिट आपको मैंने बताया नहीं, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, जैसे पहले माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू थी, वैसे ही माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू हो जाएगी, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू हो जाएगी। और जब आप इसका मान रखेंगे डी ए का, जो कि डी इंटू डी एक्स है, डी इंटू डी एक्स है ना, डी इंटू डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर और माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, और यहाँ फिर देखिए डी कांस्टेंट है, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, ये फिर डी और एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 2 प्लस 1 3/3, और ये माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये अपर लिमिट लगा के उसमें से लोअर लिमिट वैल्यू रख के भी घटाएंगे तो ये डी बी क्यू बटा 12 आ जाएगा। इस तरह से आप आई वाई प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से। आई एक्स की वैल्यू कितनी थी, बी डी क्यू बटा 12, आई वाई कितना है, डी बी क्यू बटा 12। अब परीक्षा में प्रश्न जब आएगा, ये प्रश्न आना चाहिए 3 अंक का कि भाई इसे आयताकार खंड के लिए जड़त्वाघूर्ण का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो आपको दोनों नहीं करना है, एक ही करना है और वो ये करना है। आप लिख सकते हैं कि इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि डी आई वाई बराबर डी वी क्यू बटा 12, बस ठीक है। तो अब हम करेंगे अगला पेज। देखिएगा आयताकार जब हमने कर दिया, अब नंबर आता है स्क्वायर का। तो स्क्वायर को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आयताकार किया ना, उसमें बी और डी को रख देंगे ए, वर्ग की भुजा जो ए है
वो बन जाएगी। और आप चाहें तो सीधे भी कर सकते हैं, आप सीधे करने का प्रयास करें। चलो हम करते हैं, देखिएगा। वर्गाकार, स्क्वायर सेक्शन। परीक्षा में मान लो वर्गाकार के लिए आ जाए, तब आप क्या करेंगे, देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये ए है, और ये हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा a/2। देखिएगा, a/2 a/2। और ये लघु पट्टिका लेंगे इस तरह से, और पहले की तरह ये जो दूरी है ये y होगी, और ये दूरी जो होगी dy होगी। अब हम निकालेंगे Ix। तो ये जो लघु पट्टिका है, इसका एरिया dA, दूरी y, तो y का स्क्वायर करेंगे और समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक, यहां से लेके वहां तक। तो नीचे -a/2, ऊपर +a/2, -a/2 से +a/2। अब dA कितना होगा, देखिए, ये इसकी चौड़ाई तो है a, और गहराई है dy। ये a × dy, y² -a/2 से +a/2। अब a तो कांस्टेंट है, -a/2 से +a/2, और ये y² हो जाएगा, y² dy। और आप जानते हैं y² का समाकलन y³/3, -a/2 से +a/2। अब ये 3 भी बार आ जाएगा, और एक बार y की जगह लिख देंगे +a/2 का क्यूब है ना ये, एक बार लिख देंगे y की जगह -a/2 का क्यूब, बीच में माइनस लगा देंगे। तो ये a/3, a³/8 माइनस a³/8। इस तरह से काम को तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये a³/8 प्लस a³/8, तो ये a/3 इंटू a³/4 हो जाएगा। इसका मतलब Ix बराबर a³ इंटू a⁴ 4/4 तो आप देखा, हमने ये सूत्र स्थापित कर दिया। ये लिखा था ना मैंने यहाँ पे, वर्गाकार के लिए Ix बराबर होता है a⁴ ये सीधा निकाल दिया। तो ये आपकी मर्जी है, पर मेरी राय ये है कि आप ऐसे ही करें जैसे मैंने भी किया है, आयताकार जो वर्गाकार खंड के लिए, यानी कि स्क्वायर सेक्शन के लिए। हाँ, एक और बात है, कई बार ऐसा कह सकते हैं परीक्षा में कि पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए Ix का फॉर्मूला प्रूव करें, और उसकी सहायता से वर्गाकार के Ix का मान ज्ञात करें। तो उस समय हम क्या करेंगे, b और d दोनों की जगह a लिख देंगे, तो 1/4 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उत्तर आपको उसी प्रकार से देना है, न कम न ज्यादा। तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों करवाए। अब हम करते हैं सर्कुलर। ये देखिएगा, अब हम ले रहे हैं सर्कुलर सेक्शन। तो पेज नंबर इसका होगा 9, 10, 11, 12 हो गया। हाँ, 12 पेज हो गया। तो ये पेज नंबर 13 हो जाएगा। वृत्ताकार खंड, सर्कुलर सेक्शन, इस तरह से। अब देखिए,
वृत्ताकार सेक्शन ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये इसकी सीजी होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सर्कुलर सेक्शन में क्या दिक्कत है कि हम एलिमेंट स्ट्रीम मान के जब करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और थोड़ा सा तार्किक नहीं होगा। कारण क्या, अगर हम यहाँ स्ट्रिप लेते हैं इस प्रकार से, तो वो पूरी डेप्थ के दौरान उस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, चलो उसको हम मान भी लें कुछ तरीके से, लेकिन ये जो उसकी पेरीफेरी है वो सर्कुलर है। ट्रायंगुलर सेक्शन जब करेंगे ना, उसमें भी स्ट्रिप की चौड़ाई बदलेगी, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो अपन आराम से इस चीज को कर सकते हैं। पर यहाँ पे बाउंड्री है, सर्कुलर है, तो वो स्ट्रिप जो होगी ना, अगर हम स्ट्रिप लेते हैं, देखिए मैं आपको छोटा सा एक फिगर बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये एक्स एक्सिस ली और यहाँ आपने कोई एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, बिल्कुल जैसे अब तक लिया करते थे आप। ये वाई दूरी पे डी वाई मोटाई की स्ट्रिप आपने ले ली, और आप देखेंगे जो ये जो है, ये कर्व है यहाँ पे। तो ये हमारी जो सारी प्लानिंग है उसको विफल कर देगा, क्योंकि हम इसको स्ट्रिप को मान के फिर इंटीग्रल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। जबकि जो ट्रायंगल का हम करेंगे थोड़ी देर बाद में, आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिप पे लेता हूँ तो चौड़ाई तो इसकी भी ऊपर नीचे बदल जाएगी, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट है, इसलिए हमें कोई दिक्कत इंटीग्रल में नहीं आती है। तो अभी हम इस चीज को, इस चीज से कैसे पार पाए उसका तरीका बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सर्कुलर सेक्शन है, इसका जड़त्व आघूर्ण हम पहले क्या करेंगे, अबाउट जेड एक्सिस पता करेंगे। जेड एक्सिस, ये देखिए मैं कैमरा से ऊंचा लेता हूँ, ये देखिएगा, ये जेड एक्सिस है। ये पेन दिख रहा है आपको, ये जेड एक्सिस है, जो कि टेबल के समतल के लंबवत है। ये जेड एक्स है। तो हम जेड एक्स के सापेक्ष याद करेंगे जड़त्व आघूर्ण। जेड एक्स का मतलब बिंदु हो गया ना, वैसे तो पूरी लाइन होती है, ऊपर से देखने पर एक बिंदु दिखेगा। अब हम एलिमेंट्री स्ट्रिप नहीं लेके एलिमेंट्री रिंग लेंगे। वी विल टेक एलिमेंट्री रिंग, एक लघु वलय लेंगे, इनको बोलते हैं हिंदी में वलय। ये एलिमेंट्री रिंग ली हमने, ये इस तरह से। इस एलिमेंट्री रिंग की जो दूरी है इस सेंटर से, एक्चुअली दूरी सेंटर से जरूर है, लेकिन सेंटर जो है वो एक तरह से जेड एक्सिस ही है। तो ये दूरी हमने ले ली आर, और ये जो थिकनेस है ना ये एलिमेंट्री रिंग की, ये जो लघु वलय है एलिमेंट्री रिंग, इसकी मोटाई हमने मान ली डी आर। अच्छा, ये जो सर्कुलर सेक्शन है, इसका जो व्यास है ये डी है। अगर व्यास डी है तो जो त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या, इसे हम आर कहेंगे। और आप जानते हैं ना, डी बाई टू हो जाएगा। त्रिज्या जो होती है व्यास के आधी होती है। अब ये जो रिंग है, एलिमेंट रिंग जो आप देख रहे हैं, ये सिकुड़ते सिकुड़ते अगर ये आर का मान कम हो जाए तो ये रिंग और नजदीक आ जाएगी सेंटर के। सेंटर यानी कि जेड एक्सिस, और कम हो जाए और नजदीक आ जाएगी। और अगर हम दूरी आर को जीरो कर ले तो फिर ये जो रिंग आपको दिख रही है एक पॉइंट बन जाएगी। और रिंग दूर कहाँ तक जा सकती है, यहाँ टॉप फाइन, ये लास्ट तक, यहाँ तक। यानी हम जो इस आर का मान लेंगे ना, वो जीरो से लेकर इसकी त्रिज्या यानी कि आर यानी कि डी बाई टू के बराबर ले लेंगे समाकलन करने के लिए। हम इस एलिमेंट्री रिंग का निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अबाउट जेड एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप जानते हैं ना कि आई एक्स और आई वाई जो होता है वो आई जेड होता है।
ये लंब अक्ष प्रमेय है, आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था। लंब अक्ष प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें कि आई एक्स और आई वाई बराबर, आई एक्स और आई वाई का जो जोड़ है वो आई जेड के बराबर होता है। अब सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है कि आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं, यानी मैं आई एक्स और आई वाई को भी आई एक्स ही लिख देता हूँ बराबर आई जेड, क्योंकि आई एक्स बराबर आई वाई हमेशा नहीं हो सर्कुलर सेक्शन में। इसका मतलब 2IX बराबर आई जेड, इसका मतलब आई एक्स बराबर आई जेड बटा 2, या यूं कहो कि आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बटा 2। ये हमारा आधार रहेगा आई एक्स आई वाई निकालने का। हम पहले आई जेड निकालेंगे अभी इस एलिमेंट्री रिंग के द्वारा, और उसका बटा 2 करते हमको आई एक्स आई वाई मिल जाएगा। इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं। तो मैं पहले आई जेड निकालूंगा। अब देखिएगा, ये जो एलिमेंट्री रिंग आपको दिख रही है, ये एलिमेंट्री रिंग, इसका एरिया डी ए है। अब देखिएगा, एलिमेंट्री रिंग का जेड एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण, एलिमेंट्री रिंग का लघु वलय का जड़त्वाघूर्ण डीए। अब देखिएगा, इस एलिमेंट्री रिंग की जो डिस्टेंस है ओ से, यानी कि वृत्त के केंद्र से, यानी कि जेड एक्सिस है, वो आर है। तो डीए इंटू आर स्क्वायर। अतः पूरे वृत्त का जेड एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये तो हमने निकाला था अभी, एलिमेंट्री रिंग का था ना, ये जो निकाला था जेड एक्स के सापेक्ष, वो था डी ए इंटू आर, सॉरी डी इंटू आर मैंने स्क्वायर कैसे कर दिया यहाँ पे, डी ए इंटू आर हो, इसका तो बाद में अपना हो जाएगा वो, डी ए इंटू आर। देखिए जल्दी से हम भी गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। तो ये डी ए इंटू आर वो आर स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा, आई जेड बराबर, ये जो डी ए इंटू आर स्क्वायर, ये तो एलिमेंट्री रिंग का था, इसको करेंगे समाकलन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था, जब ये रिंग सिकुड़ते सिकुड़ते सेंटर तक आ जाएगी, यानी आर का मान 0 हो जाएगा, इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली जाएगी, यानी आर का मान डी/2 हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, यानी कि डी/2 के बराबर हो जाएगी। तो जो इसमें सीमा होगी, लिमिट होगी, वो 0 से लेकर d/2। अब डी कैसे निकालें, तो डी निकालना सिखा दें आपको हम। देखिएगा, ये एलिमेंट रिंग का एरिया कैसे निकालें। देखिए, आप जानते हैं ना कि इसकी जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस, किसी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसकी जो परिधि है इस एलिमेंट रिंग की, वो 2π इंटू स्मॉल आर हो जाएगी, यानी ये पूरी परिधि। और जब इस परिधि को गुणा कर देंगे इसकी मोटाई से, dr से, तो इस रिंग का एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसको रिंग को मान लो यहाँ से काट दूं, और काट के इसको पूरा खोल दूं, तो इसकी परिधि क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी ना 2πr, और चौड़ाई तो इसकी dr है ही है, तो 2πr इंटू dr हो जाएगा, 2πr इंटू dr, ये हो जाएगा। तो देखिए आई जेड बराबर 0 से d/2 2πr ये तो, और इंटू डी आर स्क्वायर तो है ये,
आर स्क्वायर तो है ही पहले से, हमने डी ए का मान लिखा है 2 पाई आर इंटू डी आर। अब आप देखेंगे तो ये आई जेड का मान आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2 पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब होता है, और 0 से डी बटा 2। अभी मैंने आपको समाकलन का फॉर्मूला बताया था, उसके हिसाब से ये आर की पावर 3+1 4/4 हो जाएगा, और लिमिट लगेगी 0 से लेकर d/2। इसका मतलब आई जेड बराबर, अब ये 2 पाई/4 भी बाहर निकाल दें, क्या कांस्टेंट है, और एक बार लिखेंगे इस आर की जगह पे d/2 अपर लिमिट की पावर 4 माइनस 0 की पावर 0 बटा ये आपके d/2 पावर 4 और 0 की पावर 4 हो जाएगी। 2 पाई/4 होता है पाई/2, और ये d की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, वो -0 है तो वापस d4/16 -0 d4/16 रहेगा। ये आप देखेंगे तो पाई d4/16 दूना 32 हो गया। ये लेकिन आई जेड है। अब देखिए, आप लिखिए फ्रॉम 1, हमने एक संबंध आपको बताया था कि आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होते हैं, दोनों आई जेड का आधा होते हैं। हम क्या कहते हैं कि फ्रॉम 1 आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बटा 2, यानी कि पाई d4/32, इसका आधा करेंगे तो बटा 64 हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि आई एक्स बराबर आई वाई बराबर पाई d4/64। बहुत सिंपल है, कहाँ दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो है बहुत अभी तक समझ में अच्छे से आया होगा। मैं इसको सोचता था कि 2 भाग करूं, लेकिन अभी इस वीडियो को मेरे ख्याल से करीबन 40 मिनट हुए हैं, अगले 20-25 मिनट के अंदर ये पूरा हो सकता है। ये जो हमने तय किया था ना, ये सभी हो सकते हैं, तो कर लेते हैं पूरा, इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो पेज नंबर 15 अभी हमने आपको कराया था इसका सर्कुलर का, अब कर लेते हैं सेमी सर्कुलर का। अर्धवृत्त, अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार में क्या होता है, ये आपको पहले तो ये देख लें, ये होता है अर्धवृत्त, और ये इसकी सिमेट्री लाइन है, और सीधी यहाँ कहीं होती है इसकी, ये बनती है इसकी एक्स एक्सिस। अब अर्धवृत्ताकार खंड के लिए हम जो आई एक्स निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वो निकालेंगे समांतर अक्ष प्रमेय के आधार पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के आधार पर निकालेंगे। कारण क्या, ये जो इसका आधार है अर्धवृत्त का, ये आधार ए बी, जो कि इसका व्यास है, डायमीटर भी है, और ये इसकी रेडियस जो है वो आर है। हम्म। और अर्धवृत्त की जो सीधी होती है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, वो आप जानते ही हैं कि इसकी जो दूरी होती है सीधी की आधार से, वो 4r/3 पाई होती है, 4r/3 पाई, ये आपको याद रखना होगा। अब आप कल्पना करें कि आई ए बी कितना होगा, ये मान के आपको करना पड़ेगा आई एक्स का मान ज्ञात।
आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी यानी कि ए बी के अबाउट। कल्पना करें कि अगर ये सर्कल पूरा बन जाता। अच्छा, मैं आपसे अगर एक बात कहूं, ये जो आर है ना, ये आर, ये d/2 है। डी इसका व्यास है अर्धवृत्त का। आप कल्पना करें कि ये सर्कल में पूरा कर लेता ऐसा, तब भी ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन इसकी सिमेट्री लाइन रहती, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अर्धवृत्त का जो व्यास है, वो पूरे सर्कल का व्यास भी वही होता। और उस स्थिति में अगर ये सर्कल पूरा बन जाता, है तो नहीं, लेकिन ये सर्कल अगर पूरा बन जाता, तो जो ए बी है ना, ये उस सर्कल की एक्स एक्सिस होती। अभी एक्स एक्सिस जो है, जो मैंने यहाँ प्रदर्शित कर रखी है, वो पूरे सर्कल की नहीं है, ये आधे सर्कल की है। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये वृत्त पूरा होता, जो मैं ए बी कह रहा हूं, ये पूरे वृत्त की एक्स अक्ष होती, और ये वृत्त है भी आधा। तो ए बी के सापेक्ष अगर मुझे निकालना है जड़त्वाघूर्ण, तो पूरे वृत्त का कितना था? अगर पूरा वृत्त होता तो ए बी क्या बनता? एक्स एक्सिस। उसके सापेक्ष क्या होता? जड़त्वाघूर्ण π/64d⁴ हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये हम निकालेंगे अर्धवृत्त के लिए इस ए बी के सापेक्ष। तो ये अर्धवृत्त की पूरे वृत्त का आधा होता है, इसलिए π/64d⁴, जो कि पूरे वृत्त का होता है, इसका आधा कर देंगे, तो ये ए बी के सापेक्ष आ जाएगा। और ये इस समय आधा वृत्त है, तो हमने आधे वृत्त का ए बी के सापेक्ष ज्ञात कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ये आप देखेंगे अगर, तो πd4/64 दूना 128 हो जाएगा। अब सामान्यतया हमने जो फॉर्मूला बनाया उसमें आर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पाई और डी को लिख दूंगा 2r की पावर 4/128। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 πr4/128। 16 × 128, तो πr4/8, ये ए बी के सापेक्ष हुआ। और ए बी जो इसकी है, वो समांतर है एक्स एक्सिस के। ये जो एक्स एक्सिस है ना, देखिए इसके समांतर है, पैरेलल है। और इन दो अक्षों के बीच की दूरी ये 4r/3π। अब हम क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे, समांतर प्रमेय लगाने पर, समांतर अक्ष प्रमेय से अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? हमने बताया था, एक्स अक्ष के समांतर किसी एक्सिस पर निकालना हो, तो ए बी जो है ना, मैंने आपको बताया ना, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मुझे आई ए बी निकालना होता, मैं क्या करता? मैं करता आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, ये तो करता, ये सूत्र है, फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला है। और आई ए बी हमको पता है, ये देखिएगा, πr4/8, ये πr4/8 है। आई एक्स मेरे को निकालना है, ए यानी एरिया, ये आधा वृत्त है भाई, ये वृत्त हमारा आधा है। अगर पूरा होता, एरिया कितना होता है सर्कल का? πr²। एक सर्कल का पूरा एरिया होता है πr², आधा कितना हो जाएगा? πr²/2। पूरे का होता है πr², आधे का हो जाएगा πr²/2। और h कितना है? h आप देखो, h है 4r/3π, हो जाएगा 4r/3π का होल स्क्वायर। तो आई एक्स प्लस ए πr²/2 और h है 4r/3π का होल स्क्वायर। अब आपको आई एक्स निकालना है, तो πr की पावर
अपॉन 8, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आर का आर की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, पाई का पाई स्क्वायर। अब देखिएगा पेज नंबर हो जाएगा हमारा ये 16। अब देखिएगा आई एक्स बराबर, एक बार वापस लिख देता हूँ, पाई आर 4/8, पाई आर 4/8 माइनस, ये आप देखेंगे ये पाई से पाई स्क्वायर का पाई कट, एक पाई बच जाएगा, ये 2 × 8 = 16 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 8 × आर की पावर 4, और ये 4 आर की पावर 4 नहीं, आर की पावर 2 ही है भाई, आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही होता है ना, मैंने गलती से आर की पावर 4 लिख दिया है, तो आर की पावर 2 करना पड़ेगा इसको, ये आर की पावर 2 ही है ये। मैं सोच रहा था ये पावर 6 कहां से आ गई। हाँ, तो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही होता है ना। अब आप देखिएगा पाई आर की पावर 4/8 लिख दिया, माइनस करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 8, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर की पावर 4, तो 8 आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 8r4, 8r4 अपॉन ये 9 और पाई, 9 इंटू पाई, 9 पाई हो जाएगा। आई एक्स बराबर, अब आप पाई का मान रखते हैं, चाहे तो सीधे ले ले कैलकुलेटर से, 14 ले लो, 22/7 ले लो, डजंट मैटर, 22/7 ले लें इंटू आर की पावर 4, 8r4 9, ये 22/7, 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप, मैं कर देता हूं, आप भी देखें, 22/8 से 56, 22/56 जब करेंगे तो 0.3928 आएगा, 0.3928, तो 0.3928r4 माइनस, माइनस देखिएगा आप करेंगे 8 से 56 बटा 22/9, तो 0.2828, 0.2828r4, और 0.3928 में से अगर 0.3928 में से माइनस 0.2828 घटाएंगे तो ये 0.11 बचता है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला 0.11r4 सिद्ध कर दिया। कितना आसान है देखिए, वेरी सिंपल। तो हमें देखिएगा ये जो आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसकी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के समांतर हमने माना है इसके बेस को, और बाकी बातें हम सारी आपको वो जो थ्योरी समझा चुके हैं। अगर ये मान लीजिए उल्टा हो जाता या ऐसे घूम जाता तो आई एक्स आई वाई, वो सारी बातें हम पहले उस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। और हम इसका आई वाई निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा आई वाई तो बहुत सिंपल है, इसका हम पहले कहते हैं इसको, देखिएगा ये आई एक्स तो हम निकाल चुके हैं ना, 0.11r4, और ये इसकी वाई, ये सी जी है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है। मुझे इसके बोर्ड निकालना है आई वाई, ये बहुत आसान काम है। एक्चुअली क्या है कि अगर ये सर्कल पूरा बन जाता, ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर ये सर्कल पूरा बन जाता तो जो आई वाई होती वो यही होती, एक्चुअली उसकी जो वाई एक्सिस यही होती, जो इस सेमी सर्कल की वाई एक्सिस है वही उस पूरे सर्कल की भी वाई एक्सिस होती।
तो पूरे सर्कल का जो वाई एक्स का होता था उसका आधा कर देंगे बस, ये सेमी सर्कल है, कहाँ दिक्कत है इसके अंदर। तो आई वाई जो होगा वो पाई D4/64 पूरे सर्कल का होता था, इसका आधा कर देंगे, दैट्स ऑल। कहाँ दिक्कत है इसके अंदर, सिमेट्री ना, ये तो इसका बोर्ड तो। और ये आप जब देखेंगे तो πD4/128 आएगा। ये मैं पिछले वीडियो में कर चुका था, फिर भी दोहरा रहा हूँ। π/128 और डी होता है 2r की पावर 4, यानी कि πr4/128 इंटू 16, यानी जो इसका आई वाई है वो πr4/8 हो जाएगा। एक्चुअली ये जो सेमी सर्कल है उसकी जो ये वाई एक्सिस है, मैं एक नोट लगा देता हूँ, बड़ा काम की चीज है ये, बहुत काम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी जो इसका आई वाई है वो आई ए बी के बराबर है, याद कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ आई ए बी निकाला था, आई ए बी वही था, ये देखिए आई ए बी πr4/8 था ना ये वाला, और आई वाई भी इसका πr4/8 ही है। आई वाई इजिकल टू आई ए बी इजिकल टू πr4/8। अब ध्यान रखें इस चीज को। अब हम अंतिम जो सूत्र है इस आपके जड़त्वागुण के लिए, वो है त्रिभुज के लिए, उसको हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर हो जाएगा ये 17। पेज हो चुके हैं, इस वीडियो में भी 8 पेज हम कर चुके हैं पूरे। 14 15 16, ये देखिएगा हमने सेमी सर्कल कर दिया। अच्छा क्वार्टर सर्कल में कोई समस्या नहीं है, क्वार्टर सर्कल में कोई समस्या है ही नहीं, ये आराम से आ जाएगा। 0.55 आपको ये भी कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, उसमें ज्यादा समय लगना नहीं है। हालांकि मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये चौथा व्रत है, ये चौथा व्रत है, इसकी सीधी यहाँ कहीं होती है, ये हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में इसको आपको बता चुके हैं। ये आर है, ये केंद्र नहीं है, और ये सीधी है यहाँ पे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, अगर ये क्वार्टर सर्कल आधा बन जाता तब भी एक्स एक्सिस वही रहती है उसकी, आधे सर्कल की। तो जो आधे सर्कल की यानी कि सेमी सर्कल की जो आई एक्स है उसका आधा कर देंगे तो क्वार्टर का एक्स आ जाएगा। तो इसका जो आई एक्स है वो 0.11R4/2 हो जाएगा, यानी कि आई एक्स बराबर 0.055R4। और आप देख रहे सिमेट्री है, आई वाई आई एक्स ही होता है, यानी कि 0.055R4 यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम अंतिम सूत्र सिद्ध करने जा रहे हैं ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगुलर सेक्शन, त्रिभुजाकार खंड। देखिए ट्राइंगल में क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ये इसकी सीधी मान लो यहाँ है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसका बेस है, ये आधार, ये चौड़ाई बी है, और ये इसकी गहराई है।
ये त्रिभुज की गहराई कह दो, त्रिभुज की ऊंचाई कह दो, एच है, यहां से लेके यहां तक। सीधी इसकी यहाँ कहीं होती है। और आप जानते हैं कि जो सीधी की दूरी होती है आधार से, वो हमेशा h/3 होती है। कितनी होती है? h/3। अगर ये h/3 है, ये आप जानते हैं 2h/3 हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी h है ना, उसमें से h/3 घटाएंगे तो 2h/3 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट स्ट्रिप लेंगे और इस एलिमेंट स्ट्रिप की जो दूरी मानेंगे एक्स एक्सिस से, वो वाई मानेंगे, और इस एलिमेंट स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी वाई हो जाएगी। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसलिए समस्या नहीं आएगी इंटीग्रल में। हम इस एलिमेंट स्ट्रिप का निकालेंगे पहले डी ए, और उसका करेंगे अपन, उसको ज्ञात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि आयताकार में तो जो ये चौड़ाई थी वो कांस्टेंट थी, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए बी है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ तक जीरो हो गए। मैं मान लेता हूँ कुछ समय के लिए ये जो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है, उसको बी डैश मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? बी डैश। तो बी डैश आपको निकालना पड़ेगा, बी डैश आपको निकालना पड़ेगा। बी डैश कैसे निकालें भाई? अब देखिएगा, ये दूरी वाई है, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, ये वाली। ये कितनी हो जाएगी? देखिए यहां से ऊपर है 2h/3, तो अगर ये y है तो ये 2h/3 माइनस वाई हो जाएगी ना। अब देख रहे हैं ना, ये पूरी देखिए यहां से लेकर यहां तक 2h/3 है, और ये मैंने y मान रखी है। ये कितनी हो जाएगी? 2h/3 माइनस वाई। अब अगर मैं कहूं ये O है, ये A है, ये B है, इसको मान लीजिए मैं A डैश कह दूं, इसको मान लीजिए मैं B डैश कह दूं, तो जो ट्राइंगल है ना OAB, वो ट्राइंगल OA', B' के समरूप है। सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है। कौन से? OA', B' और OAB समरूप है। अब जानते हैं ना, कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा आपने सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी अ, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और एक और बात भी होती है, आधार का जो रेशियो होता है उनकी ऊंचाई के रेशियो के बराबर होता है। यानी छोटे ट्राइंगल का बेस अपॉन छोटे ट्राइंगल की ऊंचाई बराबर बड़े ट्राइंगल का बेस बटा बड़े ट्राइंगल की ऊंचाई, ये भी कर सकते हैं अपन। इसलिए आप देखेंगे ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये वाला OA', B', इसका बेस कितना है? B' अपॉन इसकी ऊंचाई कितनी है? 2h/3 माइनस वाई बराबर, यानी हमने छोटे ट्राइंगल का बेस और उसकी हाइट का रेशियो ले लिया। ये बराबर होगा बड़े ट्राइंगल के बेस और हाइट के रेशियो के बराबर। बड़े ट्राइंगल का बेस कितना है? B। बड़े ट्राइंगल बेस नहीं, बड़ा ट्राइंगल बेस, और हाइट कितनी है? H। अब आप देखेंगे कि जो B' है हमारा, वो B/H, ये B/H इंटू 2h/3 माइनस वाई बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि B' बराबर, अब इसमें देखिए B भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, तो चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इट इज ओके, बाद में जब करेंगे इंटीग्रल तब निकाल देंगे बाद इसको। ये हमने B' निकाल दिया। अब क्या करेंगे भाई? हमने जब ये B' निकाल दिया, अब हम DA निकालेंगे, यानी कि एलिमेंट्री स्ट्रिप लघु पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे।
जिसे हम कहेंगे डी ए, वे लघु पट्टी का है, एलिमेंट स्ट्रिप है। ये इसको, हालांकि आयत नहीं है, ये देखा जाए तो ये समलंब है, ट्रेपेजियम, लेकिन चूंकि ये बहुत बहुत छोटा है तो इसको अपन आयत मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंबा इंटू चौड़ाई, यानी कि हम कहेंगे इसको बी डैश इंटू डी वाई। ये बी डैश तो ये हो गया इसका, डी वाई हो गया, यानी जो ये एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू डी वाई। तो बी बाई एच इंटू 2h/3 माइनस वाई इंटू डी वाई, ये आपका डी ए हो गया, ये एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। वो क्या होगा, बराबर, सॉरी अभी समाकलन नहीं लगाएंगे, समाकलन तो पूरे करेंगे ना, पूरा आयत का तब, पूरे त्रिभुज का तब लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो ये जो होगा, ये हो जाएगा डी ए तो एरिया है ना, और दूरी कितनी है इसकी, एक्स एक्स से वाई, तो डी ए इंटू वाई, यानी कि डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अतः हम जब निकालेंगे आई एक्स पूरे ट्राइंगल का, तो डी ए इंटू वाई स्क्वायर का कर लेंगे समाकलन। ये जो डी ए इंटू वाई स्क्वायर है ना, एलिमेंट्री स्ट्रिप का क्या करेंगे, इंटीग्रल। और सीमाएं कहां से कहां तक लगा देंगे, देखो ये स्ट्रिप जो है जब बॉटम से टॉप पे मूव करेगी, तो बॉटम पे तो जो दूरी होगी वाई वो बन जाएगी -h/3, और टॉप पे जाके बन जाएगी 2h/3। दूरी कहां से नापी है, एक्स एक्सिस नापी गई है। तो ये -h/3 क्यों कि नीचे है, प्लस क्यों कि ऊपर है, तो -h/3 से +2h/3 हो जाएगा, -h/3 से प्लस का 2h/3 बराबर -h/3 से प्लस का 2h/3। और डी ए जो था हमारा वो था, ये देखो ये डी ए था b/h इंटू b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई, 2h/3 माइनस वाई। हम डी ए लिख रहे हैं अभी, एलिमेंट्री एरिया है ना स्ट्रिप का, वो b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई, b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई, 2h/3 माइनस वाई, ये हुआ है डी ए। और आगे वाई स्क्वायर भी तो है, अब हम ये कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, b/h कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। और 2h/3 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, इसमें डी वाई भी आना चाहिए ना, ये देखिए डी वाई आता, डी ए को हमने ये b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई इंटू डी वाई लिखना भूल गए थे। यहाँ पे कहीं देखिए, आपका जो लिखा था ना डी ए का जो मान लिखा था हमने यहाँ पे, तो यहाँ डी वाई भी आएगा, b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई इंटू डी वाई। देखिए हम भी ऐसी गलती कर जाते हैं, मैंने यहाँ से वैल्यू ले ली थी जबकि मुझे यहाँ से लेनी थी, वो वैल्यू डी ए की नहीं थी, वो बी डैश की थी, और बी डैश को गुणा किया था हमने, तब जाके ये डी वाई आया था। ये बी डैश को हमने डी वाई गुणा किया था ना, तब जाके डी आया था, डी वाई लगा, डी वाई आएगा यहाँ पे। तो आई एक्स बराबर b/h, अच्छा लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, -h/3 से लेकर +2h/3, और
अब आप देखेंगे कि पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अभी हम इंटीग्रल करेंगे, अभी हम इंटीग्रल नहीं करेंगे, सॉरी। अभी आज थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो रही है बीच बीच में। मैं क्या इसी पन्ने में इसको पूरा करना चाहता हूँ, जगह बचाना चाहता हूँ, इसलिए ये जगह बचाने के चक्कर में हमारा समय खराब हो रहा है और पढ़ना भी खराब हो रहा है। लेकिन ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं तो उनको ये ध्यान में आएगा, जब टीचर भी इतनी गलती कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर टीचर ध्यान रखेगा तो बच्चों को ध्यान रहेगा। कई बार बच्चे टीचर को गाइड करते हैं, सर ऐसी गलतियां कैसे हो रही है आपसे। तब टीचर को बड़ी खुशी होती है कि ये गाइड बच्चा तभी कर सकता है जब उसको समझ में आ रहा हो। तो ये टीचर की ही जीत है। तो आप देखिएगा आई एक्स बराबर बी बटा एच। अभी हम समाकलन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि समाकलन तब किया जाएगा तब पूरा सिंप्लीफाई हो जाए। अभी ब्रैकेट खोलना बाकी है। तो ये 2h/3 को हम गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से, तो ये 2h/3 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाई को गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब हम समाकलन करेंगे। अब जानते हैं ना, दो फलनों के या दो फंक्शंस के डिफरेंस का जब करते हैं समाकलन, तो उसके समाकलन का डिफरेंस हो जाएगा। तो बी बाई एच। अब क्या करेंगे, एक बार इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2h/3, और वाई स्क्वायर का होता है वाई क्यूब बटा 3, और वाई की क्यूब का होता है वाई की पावर 4/4। अब लिमिट लगा देंगे, -h/3 से +2h/3। बस अब हो गया अपना काम। आई एक्स बराबर बी बटा एच। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना पड़ता है वरना गलतियां हो जाती है। तो आप देखेंगे 2h/3 दिया, 9 लिख दो पहले में, 2h/9, और y का मान लिखेंगे पहले ये 2h/3, 2h/3 की पावर 3। देखिए 2h/9 अलग कर दिया और y की जगह देखा 2h/3 का क्यूब, माइनस यहाँ पर 2h/3 y की जगह की पावर 4/4 भी करना होगा। बटा 4 दिख रहा है आपको। अभी तो हमने y का मान रखा है 2h/3, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं मंझला कोष्ठक। अब मैं माइनस करूंगा, अब लिखूंगा ये -h/3, ये हो जाएगा। देखिए फिर वही 2/9 तो करना ही पड़ेगा आपको, 2h/9, बल्कि 2h/9, और वाई क्यूब को लिखेंगे -h/3 का क्यूब, माइनस 1/4 कर दो इसको, वाई की पावर 4। देखिए हमने पहले रखा था वाई की जगह 2h/3, देखिए यहाँ पर। अब वाई की जगह लिख रहे हैं अपन -h/3, ये मैंने -h/3, यहाँ भी -h/3 करेंगे। 1/4 पहले कर दिया, फिर -h/3 की पावर 4 करेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट शुरू किया था, खत्म भी करना पड़ेगा। बड़ा ब्रैकेट शुरू किया था, खत्म भी करना पड़ेगा। ये चीजें बहुत प्रैक्टिस से आती है, ये आपको बहुत ध्यान। ये त्रिभुजाकार सेक्शन का अगर मोमेंट वैल्यूशन निकालना है परीक्षा में तो पूरा ये 8 नंबर का आएगा सवाल। ये सवाल छोटा नहीं है। आई एक्स बराबर बी बटा एच। बस अब तो कोई बड़ी बात इसमें रही नहीं। 2h/3, या 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और h³ बटा 3 दिया 9 27, माइनस 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, h की पावर 4, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81,
81 इंटू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 इंटू 4। तो 4 कम 4, 4 अठे 32, क्योंकि 3 की 4 4 81 और 81 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 कम 4, 4 अठे 32 ही आ गया। अब आप देखेंगे ध्यान से, अगर तो जब मैं ये आ गया माइनस, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये माइनस का क्यूब जब करेंगे तो माइनस ही आएगा। 2 एच क्यूब इंटू एच, एच की पावर 4 आ जाएगा। और ये 3 की पावर 3 जब करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 आएगा। और 27 को जब 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 27 इंटू 9 हो रहा है ना ये, तो जब 27 इंटू 9 करेंगे तो 27 इंटू 9 जब करेंगे तो आएगा 243। अब यहाँ माइनस की पावर 4 है, ध्यान दीजिएगा। माइनस की पावर 4 करेंगे तो प्लस में आएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये एच की पावर 4 बटा 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। और 81 को 4 से गुणा करेंगे तो वही 324 ही आएगा। ब्रैकेट बंद। तो बी बटा एच, अभी देखिएगा 8 दूनी 16, H4 बटा 27 दिया 81, माइनस 16 H4 बटा 324, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 H4 बटा 243, माइनस इंटू माइनस प्लस H4 बटा 324। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये यहाँ मुझे कुछ समस्या लग रही है। 3 बटे 24, 3 3, ठीक है, चेक करते हैं। अगर हम मान लीजिए एलसीएम निकालते हैं, यहाँ एलसीएम निकालते हैं किसका? 81, 324 और 243 का। 3 से काटे 27, 108, 81, फिर 3 से काटे 9, फिर ये 36, फिर ये 27, फिर 3 से काटे 3, 12, 9, फिर 3 से काटे 1, 4, 3। अब ये कटेगा नहीं, तो 3 3 9 इंटू 9 81 इंटू 4 3 12। 81 इंटू 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। इसका एलसीएम आ जाएगा बी बटा एच। इसका एलसीएम आएगा 81 इंटू 12, और 81 इंटू 12 को जब 81 से भाग लगाएंगे 81 कट जाएगा, 12 को गुणा करेंगे 16 से, तो 12 इंटू 16 जब करेंगे, 12 इंटू 16 तो आ जाएगा 192। 192 एच की पावर 4 माइनस 81 इंटू 12, 81 इंटू 12 जब करेंगे तो आएगा 972। 972 को भाग लगाएंगे 324 से, तो आएगा 3 इंटू 16 करेंगे तो 48 H4 प्लस, अब ये 972 भाग लगाएंगे 243 का, तो बटा 243 जब करेंगे तो आएगा 4, 4 दूनी 8 H4, और ये 324, 81 इंटू 12 तो हमारा ऐसे मारा ना, ये
81 इंटू 12 तो एलसीएम है 972 और 324 को भाग लगाएंगे तो बराबर 3 आएगा, 3h⁴ 4। अब देखिए h⁴ तो सब में आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि bh⁴ बाहर निकाल देते हैं, अपॉन h है ये, और ये 81 इंटू 12 भी तो है, और ये जो मान अपन ज्ञात करेंगे, देखिए प्लस कितने हो रहे हैं, 192 प्लस 8 और प्लस 3, ये हो गए 203, 203 में से 48 घटाओ तो माइनस के 48, ये आ गया 155। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो देखिएगा ये यहाँ कहीं न कहीं कोई मिस्टेक हमसे हुई है, वरना ये सॉल्व करने से आपका तब bh के ऊपर 36 आता। तो देखते हैं गलती कहाँ हुई है। पूरा वीडियो बन गया हमारा करीब 1.5 घंटे का, और आखिर में जाके कोई छोटी सी मिस्टेक कहीं न कहीं हुई है। तो ये क्योंकि मैं कभी भी नोट्स को यूज नहीं करता, अपने मन से सीधे काम करता हूँ, कभी कभी वो मिस्टेक कहीं न कहीं हो जाती है। चलो देखते हैं इसको 2 मिनट लगा के। आप ये समझिएगा जैसे आप एग्जाम में काम कर रहे हैं, गलती आपसे भी होगी ना, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम गलती को चेक कर रहे हैं, तो गलती चेक करने में कोई समस्या नहीं, अभी 5 मिनट के अंदर ये गलती पकड़ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, बी डैश बटा बी, ये बी डैश बटा 2h/3 माइनस वाई किया था यहाँ पे, बी डैश बटा 2h/3 माइनस वाई बराबर बी बटा एच किया था, बी डैश आ गया था बी बटा एच इंटू 2h/3 माइनस वाई। यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप देखिएगा माइनस h/3 से 2h/3 भी आएगा, b बाई एच 2h/3 माइनस वाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, b बाई एच, हमने b बाई एच को बाहर निकाल दिया था, फिर 2h/3 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। फिर b बाई एच 2h/3 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, राइट बोला हमने इसको, ठीक, b बाई एच 2h/3 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बटा 3 होगा, इसका वाई 4 बटा 4 होगा, ये भी ठीक है, यहाँ भी सही है। 2h/3 वाई की जगह लिखेंगे 2h/3 का क्यूब। हाँ, यहाँ हमसे एक मिस्टेक हुई है, ये 2h/ नहीं नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, 2h/3 3 9 कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाई का मान रखा 2h/3 का क्यूब माइनस 2h/3 की पावर 4/4, ठीक है, माइनस, अब हाँ यहाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी 2h/9 तो किया हमने यहाँ पे, ठीक है, वाई को लिखा हमने माइनस h/3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1/4 माइनस h/3 की 4, यहाँ भी सही है, ये भी गलत नहीं है, b बाई एच, तो ये आ गया 2h/, यहाँ गलती हो गई थी हमसे, ये देखो 2h/9 है यहाँ पे, हमने इसको 2h/3 लिख दिया था यहाँ पे, बाकी तो ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, h की पावर 3 ये तो यहाँ पे 2h/, ये यहाँ पे 3 नहीं होगा भाई, ये 9 होगा, और इसीलिए मिस्टेक हुई हमसे। ये मिस्टेक को पकड़ना जरूरी है, जो हम गलती कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। ये 2h/9 है, और ये 8h³ बटा 27 हो गया, माइनस 2 की पावर 4 16 ही होता है, और ये 3 की पावर 4, ठीक है, बाकी तो सब सही है, माइनस ये आएगा माइनस का 2 h की पावर 4
बटा ये तो हम सब कर चुके हैं सारा, यहाँ कोई समस्या थी नहीं, यहाँ कोई समस्या पहले भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे अब क्योंकि ये 9 हो गया ना, तो अब यहाँ पे ये 80, ये 8 दूनी 16 और ये 27 81 नहीं होगा, अब ये 243 होगा। अब ये यहाँ पे 81 नहीं होगा, यहाँ पे ये 243 होगा। इट विल बी 243। बाकी तो ठीक है, बाकी समस्या नहीं आएगी। और इस बार जो एसएम आएगा इसका 243 और 324 का एसएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसएम चलो यही, एसएम कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, ये 192 नहीं आएगा। वापस करते हैं, 81 इंटू 12 इज इक्वल टू 972 बटा 243 इज इक्वल टू 4, ये 64 आएगा, 64 आएगा इस बार। ये ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके 155 नहीं आके इस बार वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, ये होगा 64 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 48 इज इक्वल टू ये 27 आएगा इस बार यहाँ पे। अब आसान हो गया। अभी देखो 27 से कम 27, 27 दिया 81। अब ये H4 है ना, ये कट जाएगा, H3 रह जाएगा। अब आप देखेंगे BH3 बटा भारतीय 36, यही फॉर्मूला होता है। मैं समझता हूँ कि जब ऐसी गलती हम पकड़ते हैं वापस से, तो आपको भी इससे अभ्यास होना चाहिए। कभी कभी गलतियों को भी हमको सकारात्मक लेना चाहिए। वी शुड टेक इट पॉजिटिव। ये गलती को सुधार कैसे जाए बिना हड़बड़ाए। मैं चाहता तो अपना वीडियो वहीं पे खत्म करके नए सिरे से शुरू कर सकता था, लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि गलती कैसी और कहाँ होती है। हमने यहाँ गलती की थी, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने यहाँ पे लिखना था 9, लिख दिया था 3 और बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। इस तरह से जितने भी फॉर्मूले थे हमने सारे सूत्र सिद्ध कर दिए हैं इस चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बराबर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे जैसी कि हमसे हुई है, पूरी प्रैक्टिस करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।